तो रिकर्जन आप क्या कहते हैं, किसको कहते हैं रिकर्जन आप? डेफिनेशंस देखो उसकी। जी भाई, रिकर्जन आप लोग कॉल इट सेल्फ, रिकर्जन है आज का टॉपिक, जो हम किस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, प्रोलॉग पे। और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं यहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि हम फंक्शन कॉल इटसेल्फ, कॉल इटसेल्फ का कीवर्ड आप लोग के पास है। ठीक है, और फंक्शन भी किसी ने कहा है तो फंक्शन भी दे देते हैं। ठीक है, तो एक ये कह सकते हैं आप कि एक फंक्शन हो या एक प्रोग्राम हो जो कि कॉल इटसेल्फ कब तक करे, जो भी हमने कंडीशन डाली हुई है। ठीक है, ऐसी है भाई। अपना फंक्शन तो कॉल करेगा, लेकिन ये आइटरेट करेगा, आइट्रेशन की बात करें, और आइट्रेशन भी किसी रूल्स की बुनियाद पे चलती रहेगी। जब तक आइट्रेशन है ट्रू होती जाएगी, वो इटसेल्फ अपने आप को कॉल करते रहेगा। तो जब ये काम हो रहा है, तो हम ये काम तो आइट्रेशन वाला काम तो लूप में भी करते हैं। ठीक है, तो लूप में और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? अगर मैं ये लूप की कंडीशन लिखूं कि लूप स्टार्ट ले 0 से और लेस देन कर दे 10 तक या इक्वल कर दे 10 तक, जो भी कंडीशन हमने दी है, ए प्लस आई प्लस प्लस करे, तो यहाँ पर हमारा लूप होता है। तो इसके अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास इसको लूप चलाने के लिए क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं? इसका स्टार्ट, इसका एंड, और इसकी कोई कंडीशन। ठीक है, ऐसी है। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारे पास, और एंडिंग पॉइंट। जी, रिकर्जन में प्रीवियस वैल्यू की ज़रूरत होती है, लूप में नहीं। प्रीवियस वैल्यू की ज़रूरत होती है loop में नहीं। तो प्रीवियस वैल्यू आप कहाँ लेते हैं? जी, प्रीवियस वैल्यू को कहाँ रखते हैं आप? रिटर्न टाइप में रखते हैं ना। तो अगर रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न टाइप का हो तो फिर बस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, तो रिकर्जन कॉल तो कर रहा है, तो पास ऐसे सारे काम वो जो लूप के होते हैं वो सारे कर रहा होता है, लेकिन स्पेशली वो काम भी करता है कि ये कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमारे पास रिटर्नेबल टाइप, अगर रिटर्नेबल फंक्शन है, तो फिर ये क्या करेगा? प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से अपना डिसीजन लेगा, बिकॉज प्रीवियस वैल्यू आई नहीं रही रिटर्न में, तो आप किस तरह सेव करवाओगे? ऐसी है। और कोई कंडीशन होगी। ये तीन चीज़ें आपके पास हो रही हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये काम करते हैं। अगर हम अब यहाँ पर देखें प्रोलॉग के अंदर, तो प्रोलॉग पे भी कुछ इसी तरह से काम करेगा, लेकिन कुछ डिफरेंट इसका एक्सपोजर होगा, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से ये काम करेगा। करेगा तो इसी तरह से। अच्छा, रिकर्जन में हमने कहा था कुछ चीज़ें होंगी जो रिकर्जन करेगी। रिकर्जन में हम स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और कंडीशन। ठीक है, और अगर रिकर्जन अगर नॉर्मली रिटर्नेबल नहीं है, तो वो इसमें हमारे पास चैलेंज कम है। सिर्फ उसकी जो पैरामीटर है, जो फंक्शन का आर्गुमेंट है, उसको हमें बार बार अपडेट करवाना, अपडेट हो रहा होता है हर कॉल में। सही, कोई कैलकुलेट किया और कुछ उसके बाद फिर परफॉर्म किया, उसके बाद फिर दोबारा से उसको कैलकुलेट किया, फिर परफॉर्म किया, रिटर्न नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा कम ये आपके पास कम लोड है, चैलेंज कम है। लेकिन जैसे ही ऐसा रिकर्जन आ जाए जो रिटर्नेबल भी हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसकी रिटर्नेबल को भी उसी लॉजिक के हिसाब से रखना पड़ता है। अगर रिटर्नेबल से फैक्टोरियल बनाते रहते हैं, मशहूर ज़माने ज़माना की मिसाल है। फैक्टोरियल बनाया आपने, फैक्टोरियल के लिए क्या करता है? वो रिटर्न करता है और फिर आखिर तक चलते रहता है। ठीक है, अगर रिटर्नेबल नहीं है तो वो लूप और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाएंगी। स्मूथली का मतलब है कि कोड बहुत ऑप्टिमल हो जाएगा। उस कोड के
चंद लाइंस के जो ब्लॉक है उसको आप रिपीटली कॉल कर सकते हैं। आप रीयूज कर सकते हैं उस कोड को, फॉर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिकर्जन एक फंक्शन होगा, फंक्शन को कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के डिफरेंस आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसा काम करेगा। तो हमने पहली बात, इसको बेस की चीज़ होगी। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास जो, अगर हम कहें कि ये प्रोलॉग के अंदर अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएं तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी। सही है, कंडीशन हमारी किस तरह की होगी देखते हैं ज़रा। तो कंडीशन होगी, एक तो ये कि हमें इसका इनिशियल केस मालूम हो। ठीक है, इनिशियल केस भी कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं, और इसको कंडीशंस भी कह सकते हैं। इनिशियल लेवल की कंडीशन हमें मालूम हो। सेकंड, हम ये कह रहे हैं कि इसके पास इनिशियल का मतलब है कि बेस, बेस, या अगर हम उसको ये कहें, जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर की, जो बेस्ट कंडीशन हमें मालूम, बेस्ट केस मालूम है। ठीक है, सेकंड हम ये कह रहे हैं कि इसके पास रिकर्स इसके रिकर्सिव कॉल, ये हमें मालूम हो कि रिकर्सिव कॉल का। तो दो स्टेप्स के अंदर, दो कंडीशन अगर हम इसको देखेंगे, दो स्टेप्स में ये क्या करेगा, अपने आप को डिक्लेयर करेगा प्रोलॉग में। सबसे पहले उसको ये एक मालूम हो कि रिकर्सिव का बेस केस कौन सा है, या बेस्ट केस कौन सा है, या इनिशियल केस जहां पर आके ये स्टक हो जाएगा यानी रुक जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं इसको एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट हमें मालूम हो, और अगर एंडिंग पॉइंट मालूम हो तो हमें क्या डिसीजन लेने हैं। एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं है तो हम इसके बाद उसको रिकर्सिव करेंगे। ठीक है, रिकर्सिव चलते रहेगा जब तक कि एंडिंग पॉइंट हमें तक ना पहुंच जाए। अब अगर हम देखें कि ये केसेस क्या हैं, तो बेस और ये हमारा बेस्ट केस, ये दो केस जब हमने बात की कि इनिशियल केसेस आएंगे, तो हमें ये कौन सा केस होता है भाई, प्रोग्राम बेस्ट केस का मतलब है कि जैसे ही पहली आइटरेशन में उसको सक्सेस हो गया वो, ठीक है, वो कंडीशन ट्रू हो गई, तो लिहाजा वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट ला के दे देता है। सर्चिंग में ऐसा हमने कहा था कि बेस्ट केस हो गया एल्गोरिथम के अंदर। बेस्ट केस का मतलब क्या है कि पहले ही उसके अटैम्प्ट के अंदर वो प्रोग्राम क्या कर दे, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, और आइटरेट ना कर पाए, मजीद आइटरेट ना कर पाए। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जब हमारे पास इनिशियल लेवल का सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं ये हमारा बेस्ट केस है, या फिर बेस केस है, बुनियादी केस है, जिसमें आके प्रोग्राम हमारा बेस्ट में आ जाता है। बेस्ट का मतलब स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप हो गया जिसके अंदर हम इनिशियल और बेस लेवल की स्टेट को या कंडीशन को चेक करेंगे। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचता है, हम कहते हैं उसको कि प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम क्या करेगा, फिनिश, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, बट द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। तो अभी तक हमने देखा कि दो चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपके पास ये केस ट्रू हो जाए तो रिकर्सिव कॉल नहीं जाएगी, और अगर ये फॉल्स रहा, बेस कंडीशन फॉल्स रहा, तो आपके पास रिकर्सिवली कॉल जाते रहेगी। ठीक है, ये दो केस, इसका मतलब है कि हमारे पास ये हो गया, एक हो गया बेस केस, एक हो गया नॉर्मल केस, अ, जिसके अंदर हम ये कहें बेस केस, और सेकंड हमारे पास ये नॉर्मल केस। नॉर्मल केस का मतलब ये अपने आप को कॉल कर रहा है, ये नॉर्मल है इसका। ठीक है, जिसके अंदर हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी कि ये कब तक चलेगा। इतनी बात समझ में आ रही। अगर हम छोटी सी मिसाल ले लें इसमें, तो हमारी रिकर्सिव की क्या मिसाल होगी भाई, जैसे कि मैं नाम लिया आपके पास फैक्टोरियल का। अगर हम फैक्टोरियल देखें तो क्या निकालते हैं फैक्टोरियल में, इसके अंदर कौन से बेस केसेस होते हैं और नॉर्मल केसेस कौन से होते हैं। जी भाई, अगर मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, तो बेस केसेस क्या है हमारा,
बेस केसेस को हम वो कह रहे हैं जिस केस को हम जानते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं आप, जिसकी दोनों चीजों को हम जानते हैं, इनपुट को भी एंड आउटपुट को भी। ये हमारा बेस्ट केस, बेस केस है। ठीक है, अब जैसे इस चीज को पहचानने के लिए कि कौन सा हमारा बेस केस है, तो हम कह रहे हैं कि इनपुट वैल्यू भी हमें मालूम हो और आउटपुट भी मालूम हो, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बेस केस है। जैसे हमने कहा 09, 0 से 9 तक की प्रिंट करवाना है, तो 09 तो हमें मालूम है कि 0 चलेगा और 9 तक चलेगा। इसका इनपुट भी मालूम है, इसका आउटपुट भी मालूम है कि इसको कहाँ तक चलना है, तो बेस मालूम हो गई हमें। ठीक है, सेकंड हम ये कह सकते हैं कि आपको जीरो का फैक्टोरियल, सॉरी, जीरो का फैक्टोरियल क्या आएगा भाई? 1। ठीक है, तो जीरो का फैक्टोरियल यानी जीरो इसका इनपुट हुआ और आउटपुट इसका 1 हुआ, तो ये केस हमें मालूम है। ये है हमारा बेस केस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लूप की बात करें तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर रिकर्जन जब हम प्रोलॉग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे वो जो चीज़ हमें मालूम है, जिसका इनपुट आउटपुट हमें मालूम है, इसका इनपुट हमें मालूम है, इसका आउटपुट मालूम है, इसको हम कह देंगे बेस केस। ये हमारी प्रोलॉग की रिकर्सिव को इम्प्लीमेंट करने का पहला स्टेप है कि हमें बेस केस को पहले डिक्लेयर करना है। ठीक है, जो चीज़ हमें मालूम है, और यही करते हैं हम लोग नॉलेज बेस बनाते वक्त, जो चीज़ें मालूम होती हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, उसके प्रेडिकेट्स बनाते रहते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर एक रूल बनाएंगे जिसमें हमें बेस केस को इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास कौन सी चीज़ रह गई, जिसको हम कह रहे हैं रिकॉल, रिकर्सिव रिकॉल। ठीक है, तो रिकर्सिव रिकॉल क्या होगी, उसमें हम देख लेते हैं। रिकर्सिव कॉल जिसमें हमें बेस केस मालूम है। रिकर्सिव कॉल की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये तो हमें मालूम है कि बेस केस में मालूम है। बेस केस कौन सा है हमारा, यहाँ पर इस केस के अंदर ये है। इस बेस केस के अंदर 0 फैक्टोरियल, वेट, 0 फैक्टोरियल 1, ये हमें मालूम है। लेकिन जो मालूम नहीं है, ठीक है, वो कौन सा केस है, उसमें आप देखें, वो हमारे पास अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये हमें मालूम नहीं है। ऐसी है, तो ये हमारा, जब जो चीज़ मालूम नहीं है हम उसको कह रहे हैं रिकर्सिव कॉल। यहाँ पर हम रिकर्सिव कॉल देते रहेंगे। ये केस हमें मालूम है, ये हमारा बेस केस है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपकी डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको ड्राई रन करूँ तो कैसा होगा भाई ड्राई रन इसका? मुझे कोई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एन मल्टीप्लाई n-1, इसी तरह करते हैं हम, और इसका फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होगा आपका। ठीक हो गया? आवाज़ आ रही है या कुछ माइक वाइक हिल गया मेरा? मुझे बताते रहिएगा आप ज़रा मैसेज के ऊपर। और ओके, ठीक। ठीक है, अगर मुझे ये करना है, सही सही, मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे आइटरेट करना पड़ता है जब तक कि मुझे आई एन की वैल्यू हमारे पास क्या ना हो जाए, इनपुट ज़ीरो ना हो जाए। जब ज़ीरो हो जाएगी तो फिर मैं उसका आउटपुट जान सकूंगा कि इसका आउटपुट 1 है। जब इसका आउटपुट 1 है तो जो इससे पहले वाली कॉल होगी, इसके ज़रिए से मुझे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग आइटरेट करते हैं। तो ड्राई रन कैसे करते हैं इसका ज़रा बताइए भाई। अगर मुझे इसी वैल्यू को ड्राई रन करना हो तो 3 जो है, इसका फैक्टोरियल लेना है, तो क्या होगा भाई, 3 × n की वैल्यू 3 हो गई, और मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट 3 × 3 - 1, इसका फैक्टोरियल क्या हो गया, 3, 3 × 2 ओके। यहाँ हमें मालूम नहीं है, ये मालूम है, अभी ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये 3 - 1 को 2 होगा और 2 का फैक्टोरियल निकाला जाएगा। जब 2 का फैक्टोरियल निकलेगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी हमें 2 का फैक्टोरियल भी नहीं मालूम, तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसी है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर लूँ तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, 3 × 2 उसका फैक्टोरियल।
ठीक है, 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होना है उसको। अब यहाँ पे जो आंसर 2 फैक्टोरियल आएगा उससे फिर हमें मालूम चल जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। इसी को मैं कॉपी करूँ और देखूँ कि भाई अब मुझे 2 का चाहिए, तो एक कम होके 2 का रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर भी n की वैल्यू, क्योंकि ये पहली कॉल हो जाएगी और यही फिर हमारी दूसरी कॉल जाएगी। दूसरी कॉल में हम ड्राई रन कर रहे हैं, n की वैल्यू को 2 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो पहले हमें इसका वेक्टोरियल लेना है, इसके लेने के लिए हमें इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ा। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि इसमें सॉरी -1 ही रहे, और फिर जब -1 रहेगा तो फैक्टोरियल जो है इसके बाद वाले का, यानी इससे पहले वाले का एक फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया? यहाँ तक तो हमें अभी मालूम नहीं है, इसका भी फैक्टोरियल मालूम नहीं है, इसका भी फैक्टोरियल मालूम नहीं है, तो हमने यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि ये चीज़ हमें अननोन है। ठीक है, एक स्टेप और चला हम, और इसमें देखा कि हमें अब किसका फैक्टोरियल लेना है, 1 का। 1 का फैक्टोरियल में -1, जब ये -1 हुआ और -1 -1 0। अब 0 ये फैक्टोरियल है और इसका हमें बेस वैल्यू मालूम है, कौन सी है, 1। इनपुट आउटपुट दोनों मालूम है, बेस केस हमें ये मालूम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ तक रिकर्सिव क्लोज होनी चाहिए, रिकर्सिव की कॉलिंग जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम अब इसकी वैल्यू को पुट करने लगेंगे जो हमारे पास मौजूद है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 1, जो कि हमें बेस में मिली हुई है, बेस में हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे ही ये बेस में डिक्लेयर उसको मिलेगा और ट्रू हो जाएगा, जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे देख रहे थे कि पेरेंट किस किस के हैं, तो फ़ौरन से जाके उसको हिट करता था और उसका पेरेंट निकाल के ले आता था। इसी तरह से जैसे मेल था, अगर यहाँ पर हमने देखा कि पेरेंट फादर तलाश करना है, तो हमने यहाँ पे पुट किया और मेल के फंक्शन कॉल किया, और मेल के फंक्शन के अंदर वो चीज़ मौजूद थी, तो हमें इसी तरह से यहाँ पर रूल बनाना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही ये 0 मिले इसको 1 रिटर्न करवा दें। ठीक है, तो ये रिकर्सिव यहाँ पे हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और हम अब फिर इसमें पुट करने लग जाएंगे और आंसर देने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा 1, जब हमने यहाँ 1 कहा तो इसका क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका फैक्टोरियल भी 1 आया। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। और फिर हम इसके यहाँ पे 2 की बात करें तो अब रिवर्स चलेंगे, हमें 1 मिल गया। अब 1 जब हमें मिल गया कि 1 का फैक्टोरियल 1 आता है, तो इस फैक्टोरियल में हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, इसका फैक्टोरियल आ गया 2। ठीक है, आखिर में हमें जो मिला था वो कौन सी चीज़ थी, 3 थी, और हमें यहाँ से 2 का फैक्टोरियल 2 मिल चुका है, लिहाजा हम 2 फैक्टोरियल में 2 डाल देंगे, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये इसका ड्राई रन के ज़रिए से हमें इसका फैक्टोरियल मालूम चल गया कि वो क्या है, 6 है। ठीक है भाई, ऐसी चीज़ जो आप कर चुके हैं उसको मैंने ड्राई रन किया ताकि आपको ये थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हम एक रिकर्जन को किस तरह से ड्राई रन करते हैं, और फिर साथ साथ ये भी मालूम चल जाए कि हमें प्रोलॉग में कितनी चीज़ की ज़रूरत है, बेस की, और बेस उसको कह रहे हैं जो चीज़ हमें, जिसका आउटपुट इनपुट दोनों हमें मालूम हो, और जिसकी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं हम रिकर्सिव कॉल भेजते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं लूप के ज़रिए से भी और रिकर्जन से भी। ठीक है, और अगर दूसरी अंदाज है तो आप किसी और अंदाज से भी वो हार्ड कोडेड कर सकते हैं एक एक स्टेटमेंट। तो अगर हम कहें कि भाई जब से ये हैं तो क्यों हमें इतनी ज़रूरत पड़ रही है रिकर्जन की, इसका सोल्यूशन और भी तो है। अभी तक हमने डेफिनेशन देखी है, रिकर्जन को क्या कहा हमने, एक ऐसा प्रोग्राम या फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता रहे बार बार, या कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे। लेकिन ज़रूरत क्यों है, फॉर भी तो ये काम कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके जवाब में, जी कुछ इनपुट वगैरह दो भाई। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, रिकर्जन और फॉर के दरमियान में क्या डिफरेंस है लॉजिक के एतबार से, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा आपको, रीयूज रीयूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर आप मेथड को जो है बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज कर सकते हैं आप उसको। मेमोरी में स्पेस ये सेव हो जाती है,
जी। जबकि फॉर लूप क्या करता है, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा अब पूरी आइट्रेशन को साथ लगता रहेगा। मेमोरी एंड टाइम ये भी सेव हो जाता है। सेकंड हम ये क्या कह सकते हैं भैया आप? हम्म। जी जल्दी बताएं, 10 मिनट के बाद ही हम उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेंगे, ब्रेक हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लूप के अंदर एक ही ब्लॉक है और उसको हम डिफरेंट उसके अंदर कर रहे होते हैं। हमने उसको कोड का पार्ट बनाया हुआ होता है, जबकि हमारे पास ये लॉजिक जो होती है वो ब्रेक हो जाती है स्मॉलर पार्ट में। ठीक है। और आखिर में अगर ये कहूँ कि जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ वो है ऑप्टिमल प्रोग्राम, उसको हम ऑप्टिमल कोड कर सकते हैं। ठीक है। किसको ऑप्टिमल कर सकते हैं? रिकर्जन हमारा ऑप्टिमल है। कैसे ऑप्टिमल है भाई? जी जरा बताइए। जैसे कि हमारे पास एक मिसाल थी वही पेरेंट वाली, इसको लेते हैं ऑप्टिमल कैसे कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट उसके ऊपर भी आ जाते हैं। ऑप्टिमल करने का मतलब है कि ये काम हम फिक्स में कर सकते हैं, हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं। ठीक है। या तो इसके लिए हम ये कह लें, अगर हम डिक्लेरेटिव की बात करें, क्योंकि ये तो है हमारी प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर लैंग्वेज है, ये हमारी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। इसकी बात करें पैरालॉग प्रोलॉग की, जिसमें हम ये कह रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे कि जॉन ये पेरेंट है। ठीक है। इसके अलावा जितने पेरेंट हमने बनाए थे वो भी देख लेते हैं। जॉन के साथ पॉल है, और पॉल जो है फिर इसका टॉम है, इसका पेरेंट टॉम है। और फिर अगर टॉम की बात करें, इसका पेरेंट मैरी है। ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें बताई थी, और फिर हमने और जिस टॉम की फर्दर बात की, तो हमारे पास इसका एक दूसरा पेरेंट, जिसको हम जेसन भी कह सकते हैं। ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमारे पास डिक्लेयर हो गई थी। अब मुझे अगर ग्रैंड फादर के लिए एक रूल लिखना है, तो मैं हम क्या करते थे ग्रैंड फादर के लिए? ग्रैंड फादर के लिए एक रूल लिखते थे जिसमें हम कहते थे एक्स वाई, और रूल में बताता था कि पेरेंट की कंडीशन लगाता था और कहता था कि यार ये जेड वाई अगर ये हो तो हमारे पास क्या हो जाए, यानी कि हमें जेड वाई मालूम है, जेड मालूम नहीं है, तो हम फिर किसको देते हैं? जेड जो मालूम है उससे एक्स ले लेते हैं। ठीक है। यानी एक्स और जेड बराबर हो जाएगा। और फिर वो एक कंडीशन और लगा देते हैं जिसको हम कहते थे मेल है। तो एक्स अगर मेल है तो यहाँ से हमें वाई के ज़रिए से एक्स की वैल्यू मालूम चल जाती थी कि ये इसका पेरेंट, वाई का पेरेंट एक्स है। ठीक है। ये रूल लगाते थे हम। और अगर मुझे यही काम आपको बताना हो कि भाई आप क्या करें, ग्रैंड फादर के लिए लगा, ग्रैंड की ग्रैंड फादर, दादा के दादा के ग्रैंड। ठीक है। और अगर मैं कहूँ ग्रैंड की ग्रैंड के यानी दादा, फिर सगर दादा, और कौन कौन से दादा हैं इनके मालूम चलने हैं कि सबके लिए अलग अलग रूल लगाना पड़ेगा। ऐसी है। और अगर हम जैसे कि इस केस की बात की, इस केस के अंदर ये था कि हमने इसको डिक्लेयर किया, इस डिक्लेयर के ज़रिए से जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ग्रैंड फादर और फिर फादर, फिर ग्रैंड फादर, फिर ग्रैंड फादर, सबके अपने अपने ग्रैंड फादर मुझे तलाश करने थे। तो मुझे यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि आप बार बार क्यों फंक्शंस बना रहे हैं, प्रॉब्लम तो एक ही है। सही है। तो ऐसा ना हो कि हम ऐसा ना करें कि हम इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन बना लें जो इसको रिकर्जन के साथ, आइटरेट के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे और बनाता रहे। ठीक है। अभी हम ग्रैंड फादर को छोड़ के एक काम करते हैं, इनमें से रिलेटिव देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जॉन और पॉल ये आपस में रिलेट है। देखेंगे कि आप रिलेशन है। इसी तरह से जॉन और टॉम की ये आपस में रिलेटिव कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? टॉम और जॉन। इसी तरह फिर अगर मैं टॉम की बात करूं, यानी टॉम हुआ, फिर मैरी, मैरी की रिलेशन यहाँ पे मौजूद तो है। ठीक है। लेकिन मैरी की जॉन के साथ कोई रिलेटिव नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये वाला पास करवा दूं और फिर हम मेल फीमेल कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जॉन
इस डेटा सेट के एतबार से ये इसका पेरेंट है, या इसका फादर है, या फिर उसका ग्रैंडफादर है। ये बात समझ में आ रही है कि मुझे सिर्फ रिलेटिव्स देखने हैं कि जॉन का टॉम रिलेटिव है या नहीं। अगर है तो ये बेस केस हो गया, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर ये आइटरेट करता जाएगा और भाग आगे जाते रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जॉन और पॉल रिलेटिव हैं तो आप कहोगे बिल्कुल। तो ये कंडीशन हमारी बेस केस है, ठीक है, बेस्ट केस हो गया। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ जॉन और टॉम के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, आइटरेटिव कंडीशन हो गई, कि हम कह रहे हैं कि पॉल तक तो हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जॉन और टॉम जो है, ये उस वक्त जानेंगे जब हम इसके डेटाबेस में, नॉलेज बेस के अंदर चेक करेंगे कि जॉन का टॉम के साथ रिलेट है या नहीं। तो हम फिर ये क्या करना पड़ेगा, हमें जॉन पॉल को फिर टॉम की जगह, यहाँ पर पॉल पहले यहाँ पर है, यानी जॉन यहाँ पर है, तो जॉन को पहले यहाँ रखना पड़ेगा और पॉल को फिर यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉल को यहाँ रख के चेक करना पड़ेगा कि टॉम के साथ है नहीं रिलेट। इसी तरह से फिर टॉम को यहाँ रखकर मैरी के साथ चेक करना पड़ेगा। तो हम फिर इजीली पॉल और टॉम की, और जॉन और टॉम की, और टॉम और मैरी की आपस में रिलेटिव्स देख सकते हैं कि भाई ये आपस में रिलेटिव हैं या नहीं, ठीक है। इस केस को देखने के लिए फिर हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मैं खुद को मीटिंग्स फिर हमारी आधी रह जाएगी। रिकर्सिव कोड के लिए मुझे एक कोड यहाँ पे लिखना है, और एग्जाम्पल्स भी देखनी है आपकी जो लैब में है। मैं इसको फोर्सली स्टॉप करता हूँ, सेकंड मीटिंग में आते हैं।